हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टकला। चलिए हम लोग अपना आगे का सेशन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का चल रहा था, मध्यकालीन भारत। तो उसे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था वो यहाँ तक कर लिया। ठीक है, कि दीवान ए इस्तिहाक कौन होता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आधारशिला रखी थी। दीवान ए इत्तिहाक नामक एक पद बनाया। ठीक है, तो कौन रखा था वो? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं यहाँ से। देखिए, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रहे गतिविधियों के पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति भी करते थे। देखें, साम्राज्य में क्या चल रहा है उसके लिए भाई दूत भेजे जाते थे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, ये सब अपने अपने क्षेत्र में या फिर अपने अपने क्षेत्र में एमएलए होते हैं। ठीक है, एमपी होते हैं। तो वो सब क्या करके अपनी गतिविधियां कि वहां पे साम्राज्य में या फिर उसके राज्य में क्या चल रहा है वो देखा जाता था। वो पहले भी होता था, वो अब भी होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आज के टाइम पे सबसे पहले जब वोट की बारी आती है तभी वो लोग देखने लगते हैं। ठीक है, ये चीज उस टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं। नियुक्ति की जाती थी और ये दूत जो होते थे बरीद कहलाते। दूत जो होते थे भाई बरीद कहलाते थे। बरीद कहा जाता था, याद रखना। सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किया जाता है। जो शासक होता था वो क्या करता था, बरीद जो होता था सबसे विश्वास पात्र आदमी होता था, उसी को नियुक्त करता था वो बरीद। ठीक है, अभी देखते हैं। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई थी, जो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यह विभाग नहरों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। निर्माण किसका किसका करता था? नहर का करता था, सार्वजनिक भवन का करता था। ठीक है? इन सब का निर्माण ये करता था। आगे देखते हैं। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा, कई प्रांत बटे थे। तो जैसे अपने यहाँ पे देख लीजिए भाई, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद गांव है, ढेर सारे। तो ऐसे बटे हुए थे, ये भी ऐसे ही बटा जो था प्रांत, कई प्रांतों में बटा। आगे देखते हैं। जिसमें इकता और इकता या सूबा कहा जाता था। कहेंगे जिसे इकता या सूबा कहा जाता, जब जो प्रांतों में ढेर सारे बटे होते थे उनको क्या कहते थे? इकता या फिर सूबा कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ जो शासन होता था नायब या फिर वली या मुक्ति द्वारा होता था। नायब, वली या मुक्ति द्वारा होता था। ठीक है, याद रखिएगा। इक्ताओं को सिकों में, इक्ता जो थे वो सिकों में विभाजित थे। और जहां पर प्रमुख अधिकारी जो होता था सिक्तादार होता था। तो सिकों का प्रमुख अधिकारी कौन था? सिक्तादार था। सिक्कों जो जो आज के हमारे प्रेजेंट टाइम में जो जिले होते हैं, जो जिले होते हैं उन्हीं को सिख कहा जाता था, सिखो कहा जाता था, सिक्का। ठीक है, सिख। ये देखते हैं। और एक सैनिक अधिकारी था, एक सैनिक अधिकारी भी होता था। अब देख लेते हैं यहाँ की राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर व्यवस्था देखते हैं। उस्र कर लगता था, उस्र कर जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था भाई। उस्र कर कहोगे, मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, गैर मुसलमानों से भूमि कर होता था। और जकात क्या होता था? मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगाया जाता था वो जकात। जकात क्या है? मुसलमानों पर धार्मिक कर जो होता था वो जकात। ये संपत्ति का क्या होता था? 40वां भाग होता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। और जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो जजिया, जकात, खराज और उम्स, देखो जजिया, जकात, खराज और उम्स। उम्स क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात क्या होता था? मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। और गैर मुसलमानों पर जो लगाया जाता था कर, धार्मिक कर, वो क्या होता था? जजिया होता था। आगे देखते हैं। एक एक देख लेते हैं। ये खुम्स, खुम्स क्या होता है? एक और खुम्स या लुटे हुए धन और खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5। लूटे हुए धन से जो खान होती थी उसमें भूमि में गड़े हुए खजानों की संपत्ति का 1/5 भाग होता था। और जिस पर जो होता था सुल्तान का अधिकार था, जिस पर
दंड का अधिकार था भाई। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। तो जो होता था उस पर क्या बोलते हैं, शेष भाग पर 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा उसके खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था भाई, हेल्प का अधिकार नहीं होता था। लिखते हैं परंतु फिरोज तुगलक ने को छोड़कर अन्य सभी शासक जो थे 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा करते थे। तो फिरोज शाह तुगलक ही इकलौता था, देखिए फिरोज शाह तुगलक इकलौता था जो 1/5 भाग ही लेता था, लेकिन आदर्श शासक जो थे वो 4/5 भाग स्वयं ही रख लेते थे। जो लूट के ले आता था उसको बाद में भाई कम देते थे, 1/5 ही देते थे। ये उल्टा था आदर्श शासकों में, लेकिन फिरोज शाह तुगलक केस में ये 1/5 4/5 उनको दे देता। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। जो गड़ा हुआ खजाना होता था निकलता था उसमें कोई खजाना हिस्सा नहीं लेता था भाई सुल्तान सिकंदर लोदी लोदी जी। आगे देखते हैं, सिखों को परगनों में विभाजित किया जाता था और अमील परगने का मुख्य अधिकारी था। अमील जो होता था परगने का मुख्य अधिकारी होता था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। तो सबसे पहले क्या आया देख लीजिए, देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या था, प्रांत होता था, सल्तनत था, सल्तनत किसमें बटा, प्रांत में बटा। जब प्रांत में बटा तो प्रांत किस में बट गया, सिखों में बटा। सिख सिख किस में बटे भाई, सिख किस में बटे, सिख किस में बटे, ये किस में बटे, सिख परगनों में बट गए। तो ये परगना जो है, परगना के जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, अमीर। ठीक है, मुशारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। तो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन होता था, मुशारिफ, याद मुशारिफ मुशारिफ, ठीक है मुशारिफ, मुशारिफ याद रखेगा भाई। और ये क्रम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा। क्या थे, प्रांत था, ठीक, प्रांत किसमें बटा हुआ था, सिख में, ठीक, सिख में, सिख किसमें बटा हुआ था बताइए, एकताओं में। सिख किसमें था, एकताओं में, और एकता किसमें था बताइए, परगनों में, परगना, परगनों में। ये क्रम याद रखिएगा। आगे लिख लो सल्तनत, लिख लो सल्तनत, सल्तनत, तो सल्तनत प्रांत में, प्रांत सिख में, सिख एकताओं में, एकताओं किसमें था, परगना में। ये क्रम आपसे पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस का, ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2022 में ये पूछा गया। एक सेकंड, अब एक थोड़ा सा गलती हो रही, मिस्टेक। ये इतना जो है, हाँ, जो प्रांत होता था ना, प्रांत को ही क्या कहते थे, इक्ता, प्रांत को ही एकता। तो सल्तनत प्रांत या एकता में बटा हुआ था, फिर प्रांत या एकता किसमें बटा हुआ था, सिख में, जिसे जिला कहा जाता था, याद रखिए जिला कहा जाता था। और जिला किसमें होता था या सिख किसमें होता था, परगनों में, क्या हो गया, परगनों में। ठीक है, ये हमारे सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत का क्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक शहर या 100 गांवों, एक शहर हो या फिर 100 गांव, इस शासन की देखरेख जो होती थी वह अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था, अमीर ए सदा। तो एक शहर या गांव, 100 गांव जिसे कहते थे, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करता था, अमीर ए सदा, अमीर ए सदा। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? वह ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और ग्राम होता था, और ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? वह प्रभावशाली लोगों के बीच में खुद या फिर छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होता था। ठीक है। अब ग्राम का एक पटवारी भी होता था भाई, ग्राम में एक पटवारी होता था, याद रखिए, ग्राम में एक पटवारी होता था। सल्तनत जैसे अभी पटवारी होते हैं ना गांव में भाई, पटवारी होते हैं ना, लेखपाल जिसे कहते हो, होते हैं, तो वैसे ही पटवारी। सल्तनत की स्थायी सेना को खसलेख के नाम से नाम दिया जाता है। तो खसलेख किसे कहते थे? सल्तनत की जो स्थायी सेना होती थी उसे खसलेख, याद रखिएगा। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव पद प्रणाली जो थी, मंगोल सेना थी, मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली भी थी भाई। दशमलव प्रणाली समझ रहे हो ना, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा उसको कहते हैं दशमलव है भाई। आगे देखते हैं, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया। और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को भी मंगलीक तथा अर्रार, क्या कहोगे, गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी उसका दो नाम दिया गया भाई, मंगलीक और अर्राध। मंगलीक और अर्राध, ये सल्तनत काल की बारूदें थी। ठीक है, फेंकने वाली मशीनें थी, गोला फेंकने वाली मशीन। 10 10 अश्वरोही जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? एक सर ए खेल कहा जाता था। और 10 सर ए खेल जो होता था वह एक सिपा सलाहकार, 10 सिपा सलाहकार मिलकर क्या बनता था? अब एक अमीर बनता था। तो 10 अमीर मिलकर के क्या बनते थे? एक मलिक बनते। ठीक है, और 10 मलिक मिलकर के एक खान बनता। ये देखिए क्रम, ठीक है? ये क्रम है भाई। जिसके पास 10 अश्वरोही हैं, अश्व मतलब उसमें है घोड़े चलाने वाले लोग हैं, उसे क्या करते थे? वन सर ए खेल, वन सर ए खेल। और 10 सर ए खेल जिसके पास होते थे, एक सिपा सलाहकार बने, सिपाही सलाह करने वाले, ठीक है, सिपा सलाहकार जो देख रेख करता था भाई। 10 सिपा सलाहकार मिलकर के एक अमीर बनाते थे। मतलब एक ग्रुप का जो मुखिया होता था सिपा सलाहकार का, वह कौन होता था? अमीर होता था। और ये 10 अमीर मिलकर के क्या करते थे? एक मलिक बनता था। और ये 10 मलिक मिलकर के खान, ठीक है, ये कर याद रखो। अभी देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल की घोड़ी और तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। अरब, तुर्की और रूस से अच्छी नस्ल के घोड़े सल्तनत काल में मंगाए जाते थे भाई। कहाँ कहाँ से मंगाए जाते थे? याद रखिएगा, तुर्की, अरब और रूस, मैं जोड़ दे रहा हूँ इन सबसे। तुर्की से, अरब से, रूस से, तुर्की से, अरब से, रूस से, यहाँ से घोड़े सल्तनत काल में मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाई जाती थी, हाथी भी मंगाई जाती थी, लेकिन वो बंगाल से मंगाई जाती थी, याद रखिएगा। अब देखिए आगे, सल्तनत कालीन कानून शरीयत। सल्तनत कालीन कानून क्या था? शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। तो कुरान और हदीस पर क्या आधारित था? सल्तनत कालीन कानून था। सल्तनत कालीन कानून जो था शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। ध्यान रखिएगा इसको कि कानून किसमें था? शरीयत, कुरान और हदीस। ठीक है, आगे देखते हैं, सुरसुती अच्छी किस्म के चावल होते थे। अनिलवाड़ा क्या होता था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल होता था भाई। अनिलवाड़ा क्या होता था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल होता था। सतगांव क्या होता था? रेशमी रजाइयों के लिए होता था, रेशमी रजाइयों के लिए होता था भाई। सतगांव क्या था? रेशमी रजाइयों के लिए होता था। आगरा क्या होता था? नील उत्पादन के लिए होता था। नील उत्पादन के लिए। बनारस जो होता था, बनारस कहा लिए था सोना चांदी व जड़ी के काम के लिए, सोना चांदी और जड़ी के काम के लिए था भाई। ठीक है, याद रखो। आगे देखते हैं, आगे है कि मुस्लिम कानून चार महत्वपूर्ण स्रोत थे। मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा, हदीस, इजमा और कयास। क्या कहोगे? कयास। कुरान, हदीस, इजमा
और कैलाश। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते थे मुस्लिम कानून जानने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान जो होता था वह दरबार में 2 बार भाई न्याय करने के लिए आता था, 2 बार से सप्ताह में। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। तो मिश्रित प्रणाली जो थी लगान की, उसको क्या कहते थे, मुक्ताई कहा जाता था। और भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण करते थे तो वो क्या कहलाता था, मसाहत कहलाता था। याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन ने की थी, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि रहती थी। खालसा भूमि किसे कहते हैं, केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि होती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकतम भूमि को छीन कर खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। अलाउद्दीन इतना, देख लीजिए, कितना क्रूर शासक था। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इसमें लोधी वंश में, तो सबसे क्रूर शासक कौन था, अलाउद्दीन, सॉरी, ये अलाउद्दीन खिलजी किसका था, ये खिलजी वंश का था। ये खिलजी वंश में सबसे क्रूर शासक माना। एक तरीके से आप पूरे सल्तनत काल में सबसे क्रूर शासक जो हुआ, और सबसे क्रूर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी यही हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। ये खालसा भूमि को क्या है, परिवर्तित कर दिया भाई, ध्यान से जो छीन हुई भूमि। देखते हैं सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। सल्तनत कालीन जो मुद्रा व्यवस्था थी वो चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देखिए, अब एक चीज बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये खालसा भूमि जो होती थी, ये मुस्लिम में चलती थी। ठीक है, मुस्लिम धर्म में चलती थी। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी आप देखा जाए, या फिर कुल मिला के सरकार की बात करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि इसने खालसा भूमि के नाम से छोड़ा। आज आज के टाइम पे अगर हम सरकार जो बात है, सरकार है, उसके पास जो भूमियां है, इसी तरीके से तो भूमि छोड़ी जाती थी भाई। भूमि को छोड़ा दिया, तो सरकार की भूमि कहाँ से बन के आई भाई, सरकार की भूमि कहाँ से आई, सरकार की भूमि ऐसे ही आती थी। ले होता था कि सरकार की भूमि बना दिया जाता। तो ये जो किया गया है खालसा भूमि, इसको क्या किया गया भाई, ये सरकार के अधीन तो किया गया, सरकार के अधीन यानी शासन के अधीन, जो शासन कर रहा है भाई, ये तो सरकार है, right? और आज के टाइम पे इसी को सरकार आ गया, right? तब शासक होते थे, अब सरकार है, तो सेम हो गया ना, वही मैं कहना चाहता हूँ। देखते हैं। जो चांदी का सिक्का था, मुद्रा था, उसे क्या कहते थे, टका कहते थे। और जो तांबे का होता था उसे दिरहम कहते थे। ये भी याद रखिएगा। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हुआ। भाई याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की अब बात करते हैं। सल्तनत काल में कंप्लीट होता है, विजयनगर की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। हरिहर और बुक्का ने की थी, 2 भाई थे। इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ये 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, मतलब इनके परिवार में ये 5 भाई थे, और इन दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य बनाया था 1336 में। विजयनगर का शाब्दिक क्या अर्थ होता है कि जीत का शहर। जीत का शहर क्या कहोगे, जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके, विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किससे आशीर्वाद लिया था, विद्यारण्य संत थे, याद रखिएगा। हरिहर बुक्का ने अपने अपने पिता संगम के नाम पर क्या था कि संगम राजवंश की स्थापना की जाए। संगम राजवंश की स्थापना हरिहर ने अपने पिता के नाम पर रखा। हरिहर 1336 से 1356 तक रहा।
बुक का फर्स्ट जो है 1356 से 1377 तक रहा भाई। और हरिहर सेकंड जो है वह 1377 से 1404 तक रहा। देवराय फर्स्ट जो है वह 1406 से 1422 तक रहा। देवराय सेकंड जो है 1422 से 1446 तक रहा। आगे है मल्लिकार्जुन, ये 1446 से 56 तक रहा। विरूपाक्ष सेकंड जो था वह 1465 से 1485 तक रहा, साम्राज्य पे शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वह क्या थी? हम्पी थी। हम्पी, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी पर कौन स्थित है? इसके खंडहर पर स्थित है। आगे विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वह तेलुगु थी भाई, याद रखिएगा ये। तो तेलुगु, तेलुगु क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। हम्पी, हम्पी के भग्नावशेष जो होते थे कर्नल कालीन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा प्रकाश में लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया इसको, भग्नावशेषों को। भग्नावशेषों मतलब भाई जो इसके खंडहर होते थे हम्पी के, यहाँ पे गिरे हुए, उनकी बात कर रहा है। आगे देखते हैं। हरिहर बुक्का पहले जो थे वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत होते थे। हरिहर बुक्का कौन थे? प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। और विजयनगर साम्राज्य के क्रमशः निम्न वंश थे। कौन वंश, कौन कौन से वंश आए देख लीजिए। सबसे पहले आया संगम वंश, फिर उसके आया सुलु वंश, फिर आया तुलु वंश, फिर आया अरविडू वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में इतने इतने जो वंश है वो आए। इसका क्रम भी आप लोग याद रख लीजिए। सबसे पहले कौन आया लिख लीजिए। तो संगम हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ? तुलु हुआ, क्या कहोगे? तुलु हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ? तुलु हुआ, तुलु हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ? अरविडू हुआ, अरविडू, अरविडू। ये वंश जो है विजयनगर पे शासन किए। सबसे पहले संगम, फिर सुलु, फिर तुलु, फिर अरविडू। ये देख लेते हैं। बुक का फर्स्ट जो में है, जो है उसने क्या कहा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ये देख लेते हैं। ये कवि थे और ये रचनाकार थे, उनकी रचनाएं और कवि देख लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। देखिए अल्लाह सनी कौन थे? अल्लाह सनी, ये इसकी रचना किसने? अल्लाह सनी, ये कवि थे। रचना इनकी कौन सी थी? मनुचरितम एवं मनुचरितम और हरिकथा सार। मनुचरितम और हरिकथा सार। और नंदीतिम, नंदीतिम कौन, इनकी रचना क्या थी? परिजात हरण, परिजात हरण नंदीतिम की रचना है। भट्ट मूर्ति को की रचना क्या है? नरसभु पालियम और हरिश्चंद्रन लोपाख्यानम, लोपाख्यानम हरिचरितम, हरिचरितम लोपाख्यानम किसकी रचना है? भट्ट मूर्ति की। धुरजाति, धुरजाति क्या है? कलह स्थित, कला स्थिर महात्य, कला स्थिर महात्य, कला की महात्य। ठीक है, आगे देख लीजिए। मल्लन की रचना क्या है? राजशेखर चरित। अच्युत राज अच्युत राज रामचंद्र की रचना क्या है? सकल कथा सार संग्रह और रामा रामाभुध्यम, रामाभुध्यम है राम। आगे देखते हैं। पिंगाली, पिंगाली सूरत की रचना क्या है? राघव पांडी, राघव पांडी। तेलानी रामकृष्ण की रचना क्या है? पांडुरंग महात्यम, क्या कहोगे? पांडुरंग महात्यम। आगे देखते हैं। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज
की उपाधि धारण की। तो हरिहर सेकंड ही था जो सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। इटली का यात्री जो था निकोला निकोला इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय फर्स्ट के शासन काल में आया। तो देवराय फर्स्ट के शासन काल में कौन आया? इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराज फर्स्ट के शासन काल में आया। इसको याद रखिएगा। दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है भाई, इसमें दास प्रथा नहीं थी विजयनगर साम्राज्य में। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया था कि जल की कमी दूर करने के लिए नगर के नहरें निकाली गई भाई। नगर में भाई नगर होते थे, नगर में पानी की जरूरत पड़ती थी। इसने क्या कहा कि हम इसके लिए नहर बनवा देते हैं, तो इसने नहर बनवा दिया, ठीक, ताकि पानी की कमी ना महसूस हो। और उसने क्या किया? हरिद्रा नदी पर बांध बनाया। तो कौन सी नदी पर बांध बनवाया था? हरिद्रा नदी पर इसने बांध बनाया, हरिद्रा। ये देख लेते हैं कि तेलुगु के 5 महाकाव्य क्या हैं। तेलुगु के 5 महाकाव्य पहले देख लेते हैं। अमुक्त माल्या अमुक्त माल्या माल्या आमुक्त माल्या, ये कौन थे? ये इसके रचनाकार हैं कृष्णदेव राय। मनुचरितम, इसके रचनाकार कौन है? अल्लसनी पेद्दन अल्लसनी पेद्दन। ठीक है। आगे वसुचरित के रचनाकार कौन है? भट्ट मूर्ति। राघव पांडी विनमु राघव पांडी विनमु क्या है? इसके रचनाकार पिंगली सूरत जी हैं। और पांडुरंग महात्यम के रचनाकार कौन है? तेनाली राम कृष्ण है। तेनाली राम कृष्ण। आगे देखते। देखिए, संगम वंश का शासन सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? देवराज सेकंड। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? देवराज सेकंड। और इसे इमाडी देवराय भी कहा गया। तो क्या कहोगे? इमाडी देवराय भी इसे कहा गया। फारसी राजदूत कौन था? अब्दुल रज्जाक। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज सेकंड के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया। तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि विजयनगर पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। पुलिस वालों की जो वेतन था वह वेश्यालय की आय से दी जाती थी। यह काम करता है विजयनगर में आया हुआ फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। ठीक, अब्दुल रज्जाक। तेलुगु कवि कौन थे? श्रीनाथ। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराज सेकंड के दरबार में रहे। कौन रहा? तेलुगु कवि श्रीनाथ जी। आगे देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार देवराज सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया। तो अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किसने किया? देवराज सेकंड ने किया। तो उन्हें जागीर दी जाती थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जग बेट कर यानी हाथियों का शिकार कहा गया। हाथियों का शिकारी कहा गया। ये देवराज सेकंड जो था, ये भाई हाथियों का शिकार करता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? जग कर। देवराज सेकंड क्या था? ने संस्कृत देवराज सेकंड संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा गया। प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया? मल्लिकार्जुन को। तुलु नरसिंह विजयनगर के दूसरे राजवंश तुलु वंश यानी कि 1485 से 1506 की स्थापना। तुलु वंश की स्थापना किसने की भाई? सुलु नरसिंह जी ने की। सुलु नरसिंह जी ने सुलु वंश की स्थापना की। ठीक है। संगम वंश की किसने की थी? हरिहर। आगे देखते हैं। तुलु वंश
1505 से 1565 में किसने स्थापित किया? वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। और तुलु वंश के महान शासक की बात करें तो वह कृष्णदेव राय हुए। तो तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय थे। 8 अगस्त 1509 को क्या हुआ? शासक बना गए। और सालू 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 तिम्मा देव राय का योग मंत्री और सेनापति था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। भाई सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन बना? बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ही लिखा गया है कि कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन आया? डोमिगोस पायस जो था कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया विजयनगर में। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति देती। भटकल में किला बनाने की अनुमति कृष्णदेव राय को पुर्तगालियों ने दी थी। याद रखिएगा इस चीज को। कृष्णदेव राय दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रखते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में कौन कौन थे उनको देखते हैं। अल्लसनी पेद्दन प्रमुख। अल्लसनी पेद्दन ये थे सर्वप्रमुख थे जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? आंध्र कविता पितामह की उपाधि थी। तो आंध्र कविता पितामह की उपाधि प्राप्त की इसने। उसके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। भाई उसके शासन काल में जो तेलुगु साहित्य उसको क्या कहते थे? क्लासिक युग कहते थे। क्लासिक युग कहते थे, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत में जाम्बवती और कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। उषा परिणय की भी रचना इसी ने की थी। देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि में प्रयोग हुआ था। तो नंदी नागरी लिपि किसे प्रयोग हुई? विजयनगर साम्राज्य। अभी देखते हैं नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने ही कराया। हजारा राम मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? कृष्णदेव राय ने ही कराया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने क्या कराया कि चिदम्बरम मंदिर और अंबारम में पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में वरदराज और एकम्बराज नाथ मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो हुई 1529 में हो गई। भाई कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज आंध्र पिता आदि की उपाधि भी धारण की थी। ये देखिए उपाधि याद रखिएगा। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सब इसकी उपाधि थी। अब देखते हैं तुलु वंश अंतिम शासक सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सदाशिव हुआ। भाई याद रखिएगा, तुलु वंश अंतिम शासक सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा और बन्नी हट्टी का युद्ध जो हुआ वो 23 जनवरी और 1565 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का संघ
में शामिल, जिसमें क्या क्या था, बीजापुर था, अहमदनगर था और गोलकुंडा था, बीदर था। इस संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व वाली अली आदिल शाह कर रहा था। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, याद रखना इस चीज को। विजयनगर नेतृत्व राम राय ने किया। विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था तालीकोटा के युद्ध। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तीन अलग अलग क्षेत्र थे जिसमें टकराते थे। तुंगभद्रा के दो आभ में कृष्ण, गोदावरी और कछारी में मराठा बाढ़ प्रदेश थे। मराठा बाढ़ प्रदेश थे। तालीकोटा का युद्ध के बाद क्या हुआ? सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से क्या किया? पुलुकोंडा की को राजधानी बना करके शासन करना प्रारंभ किया। पुलुकोंडा को भी तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने राजधानी बनाया। ठीक है। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडु वंश 1570 से 72 ईस्वी में और तिरुमल सदाशिव अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया था। तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ किया और क्या किया? पेनुकोंडा में इसकी स्थापना की। अरविडु वंश का अंतिम शासक की बात करें तो रंगथड़ था। तो रंगथड़, इसकी स्थापना किसने की? तो तिरुमल। अरविडु का शासक वेंकट सेकंड शासन काल में ही बेडियार 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। बेडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। भाई वेंकट सेकंड के शासनकाल में था। ये देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम जो था, घटता हुआ क्रम, वो देख लेते हैं। इससे पहले क्या था? प्रांत था। प्रांत जिसे मंडल कहते थे। फिर प्रांत जो था वो कोट्टम में बटा हुआ था। कोट्टम या फिर वालनाडु कहा जाता था, जिला। और फिर उसके बाद था जिला। ये किसमें बटा हुआ था? जिला किसमें बटा हुआ था? नाडु में बटा हुआ था। नाडु किसमें बटा हुआ था? मेलग्राम में बटा हुआ था। ये 500 ग्राम का समूह होता था, यानी 50 ग्राम होते थे इसमें। 50 गांव मिल करके मेलग्राम बनते थे। और मेलग्राम जो था वह उर में यानी ग्राम में बटा। सीधा सीधा आप याद रखिए कि भाई पहले गांव था ना, सोच लीजिए पहले एक गांव था। जब ये कई गांव मिले तो क्या बना? मेलग्राम। जैसे कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। कई गांव मिलते हैं तो ग्राम पंचायत बनती है। ये क्या, यहाँ पे क्या था? मेलग्राम था। तो जब ये मेलग्राम कई मिल जाते हैं तो नाडु बनता है। तो वहां पे क्या कहा जाता है? कई ग्राम पंचायत मिल करके ब्लॉक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे नाडु का निर्माण किया जाता था। नाडु नाम दिया जाता था। सेम है, याद रखें। और फिर ये कई नाडु मिल करके करते थे, जिला का निर्माण करते थे। जिला का निर्माण करते थे। हमारे यहाँ क्या है? कई ब्लॉक मिलकर के जिला का निर्माण करते हैं। तो ये जिला जो होता था, जिला, कई जिला मिलकर के मंडल यानी प्रांत यानी कि प्रदेश की बात करते थे। किस प्रदेश से हो अगर पढ़ा जाए, किस राज्य से हो तो राज्य का निर्माण, राज्य मंडल। ठीक है। ये तरीका है। जो जो पहले चला आ रहा था वही चीज अभी भी, ठीक है, बस उसके नाम पर हुए हैं, बस तरीका वही है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा। विजयनगर कालीन जो सेना नायक, उन्हें क्या कहते थे? नायक कहते थे। तो ये नायक वस्तुतः क्या थे? भूसंगत थे भाई, भूसंगत थे। राजा वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए शेष भूखंड दे देता था। शेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। शेष भूखंड दे देता था और अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था देख लेते हैं। आयंगर व्यवस्था क्या होती है? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो प्रत्येक ग्राम के शासन को चलाने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाता था और इस व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहा था। ग्रामीण इकाइयों का शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और सामूहिक रूप से
अयंगर कहा जाता था। 11 प्रशासक लोग, जो 11 भाई प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया जाता तो उन्हीं को अयंगर। ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे वो ग्राम की क्या करते थे, ग्राम के शासन को संचालित, अवैतनिक होते थे ये, ठीक है। और इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इस इनका पद वंशानुगत और आनुवंशिक होता था, वंश आनुवंशिक या फिर वंशानुगत, ठीक है। और वह इस पद को बेच या गिरवी रखकर रख सकता। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न बेची जाती थी और ना ही दान दी जाती थी। तो इस संपत्ति की अधिकारियों को अगर इजाजत नहीं थी भाई, बगैर इजाजत के आप इसको ना बेच सकते थे ना दान दे सकते थे। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विजयनगर में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन कौन हो, ये हुआ, ये चीज देख लेते हैं। निकोलो कांटी जो था वो इटली का यात्री था भाई। ये 1420 ईस्वी में आया देवराज सेकंड के दरबार। अब्दुल रज्जाक फारसी था, ये 1442 में आया, या देवराज सेकंड के शासनकाल में आया। नूनीज नूनीज पुर्तगाली था, ये 1535 में अच्युत राय के में आया। डोमिंग डोमिंग पायस या पुर्तगाली था, 1515 में देवराय कृष्ण देव राय के शासन में आया, काल में आया। बारबोसा यह भी पुर्तगाली था, 1515 से 1616, 1515 से 1516 के बीच में कृष्ण देव राय के दरबार में आया, ठीक है। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधी दस्तावेज होते थे। तो कर्णिक कर्णिक ही था भाई जो कि जमीन की सारी कागजात रखता था क्रय विक्रय के संबंधी। विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा स्रोत क्या था, लगान। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा क्या आती थी, लगान आती थी। और भू राजस्व की उपज का दर जो होता था वह 1/6। अगर उपज जितना भी हुआ उसका 1/6 इसमें जाएगा, ये भू राजस्व के रूप में साम्राज्य को या फिर शासन को या फिर उसके राज्य के करता धर्ता को मिलता था, ठीक है। आय कर विवाह कर, वर कर, वधु दोनों से लिया जाता था भाई। विवाह कर में वर और वधु से दोनों लिया जाता था। विधवा से विवाह करने के लिए इस पर भी इसे कर मुक्त किया जाता है। यहाँ पे ये चीज थोड़ा ठीक था कि विधवा से जो विवाह करेगी उससे कर नहीं लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या होता था कि विधवाओं से भाई एक बार इसकी शादी हुई है, इसका पति अगर मर गया है, जब इसके पति की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो मर गया है, तो इस ये क्या हो जाएगी, विधवा बन जाएगी। और जब ये विधवा बन जाएगी तो जब इसने शादी की थी फर्स्ट टाइम, तो ये तो ऑलरेडी दे चुकी है ना वर और वधु के लिए, है? ये दे चुकी है कर भाई शादी का, ये शादी का कर दे चुके हैं, इसलिए क्या कहा कि शासक ने कि भाई इसे कर मुक्त किया जाएगा विधवाओं के विवाह में, ठीक है। भाई एक बार दे दिया है तो दोबारा क्या ही देगा, इसलिए आगे देखते हैं। उबाली उबाली ग्राम विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूमि धारण पद्धति थी। तो भूमि की धारण पद्धति को रक्त कोडांगे रक्त कोडांगे युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता है। तो रथ कोडांगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि होती है, ध्यान रखिएगा। कुटगी कुटगी क्या होता था कि ब्राह्मण मंदिर बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे भाई। और ऐसी भूमि जो होती थी उसी को क्या कहते थे कि कुटंगी कहा जाता था, कुटंगी का। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उन्हें क्या कहते थे, कुदी कुदी कहा जाता था, कुदी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गांड गांडपेंद्र नामक
पैर से धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। ध्यान रखिएगा। कृष्ण देव राय के दरबार में महिला अंगरक्षकों रक्षिकाओं का भी वर्णन मिलता है। कृष्ण देव राय महिलाओं को भी अंगरक्षक बना के रखा था भाई। विजयनगर सैन्य विभाग जो था वो कदाचार कहलाता था। इस विभाग में उच्च अधिकारी जो होते थे वह दंड नायक थे या फिर सेनापति हुआ करते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग क्या था? जोरी खाना था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांजाल किसे कहते थे? जो चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार, वीर पांजाल। आगे देखिए। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर के बसे लोगों को क्या कहते थे? बड़वा कहा जाता था। बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेस बग कहा जाता था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी भाई, पर्दा प्रथा नहीं थी। परंतु सती प्रथा क्या था? विद्यमान थी। सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। मंदिरों में जो रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या फिर नियमित वेतन पर रखा जाता था। नियमित वेतन या फिर आजीविका के लिए भूमि पर रखा जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कल्याण मंडप। कल्याण मंडप क्या था? विजयनगर मंदिर के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। और 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। अम्मान मंदिर। तिरुपति मंदिर कृष्णदेव राय और उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां। चिंता देवी वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां। देखते हैं। महान नबी का त्योहार विजयनगर प्रमुख राज्योत्सव था। राज्योत्सव किसका था? महानबी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव मनाया जाता था। उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल को कन्नड़ कृतियों और भीमक द्वारा रचित वासु पुराणम अत्यंत प्रसिद्ध क्या था? लिंगायत धर्म ग्रंथ था। लिंगायत धर्म ग्रंथ। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी जो थी गंगा देवी की रचना है। मुद्रा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना। याद रखिएगा। देव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण देव राय दरबारी संगीतकार था। दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण देव राय। संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की इसने। संगीत सूर्योदय। और संत विधरण संगीत ग्रंथ संगीत सार रचना की। संगीत सार। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद कौन था? वीणा इसका सबसे प्रसिद्ध। विजयनगर की चित्रकला लिपाच्छी कला नाम से जानी जाती थी। लिपाच्छी कला के नाम से कैसे कहते थे? विजयनगर की चित्रकला को। और चित्रकला के विषय में नारायण और महाभारत के लिए गए हैं। इस चित्रकला के
विषय जो है रामायण एवं महाभारत से लिए गए, याद रखिएगा। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिला करके एक शैली विकसित की गई, यक्षिणी शैली से, यक्षिणी शैली के नाम से कहा गया। विजयनगर में एक शैली बनाई। विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध सिक्का क्या था? स्वर्ण और वराह। और इसका वजन कितना था? 52 ग्रेन का था, ग्रेन। विदेशी यात्रियों को हूण और परदौस या फिर पगौड़ा के रूप में उल्लिखित किया गया। सोने के सिक्कों को प्रताप और फणम कहा गया। देखिए ये फणम जो है यूपीएससी में 2022 में पूछा गया, यूपीएससी 2022 में पूछा गया है भाई। फणम, फणम क्या है? 22 या 23 में आई थिंक, हाँ यूपीएससी में पूछा। तो फणम क्या था? सोने के छोटे सिक्के को फणम कहते थे। प्रताप तथा फणम, प्रताप भी याद रखें। अब हो सकता है आपसे प्रताप अब की पूछ ले भाई, प्रताप हो सकता है, याद रखें। विदेशी यात्रियों में कौन कौन था? हूर था, परदौसी या फिर पगौड़ा के रूप में उल्लेखित थे, याद रखिएगा। 26 ग्रेन तथा फणम, फणम क्या था? 5.5 ग्रेन होता। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। छोटे सिक्कों को क्या कहते थे? तार कहते थे। विजयनगर के पश्चिमी तट क्षेत्र में प्रुजेडो, प्रुजेडो पुर्तगाली और दिनार फारसी और फ्लोरीन और डुके डुकेट इटली की मुद्राएं प्रचलित थी। इटली की मुद्राएं, डुकेट, ये सब हो गई हमारी मुद्राएं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहमनी राज्य। आगे हम लोग बहमनी राज्य पढ़ेंगे, बहमनी राज्य। और ये बहमनी राज्य हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और ये जो हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया आज, उसको आप लोग एक बार अपने आप से खुद से देखिएगा फिर से, ठीक है। और उसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा भाई चीजें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन